वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। आईपीसी में आज का जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम लोग जनरल एक्सेप्शंस डिस्कस करेंगे। सेक्शन 76 से लेके 106 के बीच में जनरल एक्सेप्शंस दिए हुए हैं चैप्टर 4 आईपीसी में, साधारण अपवाद। और यदि कोई एक्ट या ओमिशन चैप्टर 4 के अंतर्गत आ जाता है तो वो एक्ट या ओमिशन ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आता है। तो यूनिवर्सिटी लेवल पर जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन बनता है सबसे पहले मिस्टेक के ऊपर। और क्वेश्चन किस तरीके से बनता है कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज अ गुड एक्सक्यूज बट मिस्टेक ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज, यानी तथ्य की भूल क्षम्य है और विधि की भूल क्षम्य नहीं है। इस कथन की समीक्षा कीजिए, इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में, और जो भी इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उनको मैं बताऊंगा और पूरे के पूरे चैप्टर का एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले जब हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले हमको मिस्टेक पढ़ना पड़ेगा कि मिस्टेक क्या होती है, भूल क्या होती है। और अगर सामान्य तरीके से अगर हम बात करें, विधिक तरीके से, अन्यथा अगर हम बात करें, तो जब भी कोई व्यक्ति गलती से कोई काम करता है, मिस्टेक्स में कोई काम करता है, तो उस कार्य की उस व्यक्ति पर लायबिलिटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसका इंटेंशन उस कार्य को करने का नहीं होता है। कभी भी हमसे गलती हो जाती है तो हम क्या बोलते हैं, सॉरी। यानी कहने का मतलब है कि हमने वो जानबूझकर नहीं किया, बाय मिस्टेक वो हो गया, हमारा आशा नहीं था, भीड़ में धक्का लग जाता है या कोई और इस तरीके से, तो फिर वहां पर व्यक्ति सॉरी बोल देता है। यानी उसका इंटेंशन धक्का मारने का नहीं था, उसका इंटेंशन जो है, छत से आपने कूड़ा नीचे फेंका, किसी के लग गया और आपने देखभाल के फेंका, लेकिन फिर भी कोई नीचे अचानक आ गया, तो एक मिस्टेक वाली बात हो गई। अचानक आप सड़क पर जो है बाइक चला रहे हो, कोई सामने आ गया, आपने स्पीड से ब्रेक लगाए और डिसबैलेंस हो गई बाइक। तो ये सब चीजें जो है मिस्टेक की कैटेगरी में आएंगी, क्योंकि आप उस कार्य को करने का इंटेंशन नहीं रखते हैं और जो कुछ हुआ है उसको करने का आशय आपका नहीं था। तो लॉ में भी मिस्टेक को प्रोटेक्शन दिया गया है, यानी यदि कोई व्यक्ति बाय मिस्टेक कोई एक्ट करता है तो उस कार्य की लायबिलिटी उस व्यक्ति पर नहीं होनी चाहिए। तो मिस्टेक को हम दो पार्ट में कैटेगराइज करेंगे, जैसा कि मैंने यहां पर बताया, मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड मिस्टेक ऑफ लॉ। लॉ के अंतर्गत जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट होगा ये तो एक्सक्यूजेबल है, यानी ये तो क्षम्य है, इसको तो क्षमा प्रदान किया गया है। लेकिन जो मिस्टेक ऑफ लॉ होगा ये नॉन एक्सक्यूजेबल होगा, ये क्षम्य नहीं होगा। यानी तथ्य की भूल क्षम्य है और विधि की भूल क्षम्य नहीं है। यानी सीधी सीधी बात है कि जितने भी ऑफेंसेज हम आईपीसी में आगे पढ़ेंगे, वो ऑफेंसेज यदि चैप्टर 4 की कैटेगरी में आ गए, एक्सेप्शन की कैटेगरी में आ गए, इन दैट केस दे विल नॉट बी ट्रीटेड एज ऑफेंसेज। वो अपराध की श्रेणी में नहीं माने जाएंगे, वो अपराध नहीं माने जाएंगे। लेकिन हमको उन अपवादों का सहारा लेना होगा, और वो जो सहारा है, जो एक्सेप्शन है, वो 76 से 106 में बताए हुए हैं। तो सबसे पहले एक्सेप्शन के तौर पर हम क्या देख रहे हैं, मिस्टेक को। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर मिस्टेक को हम संरक्षण प्रदान करेंगे, यानी हर मिस्टेक के तहत जो है व्यक्ति को क्षमा प्रदान की जाएगी। मिस्टेक कैसी होनी चाहिए, सबसे पहले मिस्टेक जो है फैक्ट की होनी चाहिए। अगर मिस्टेक फैक्ट की है तभी संरक्षण प्रदान किया जाएगा, अगर लॉ की है तो संरक्षण प्रदान नहीं किया जाएगा। इसके ऊपर एक मैगजीम भी हम लिख सकते हैं, इग्नोरेंशिया फैसिट एक्जिसेट, यानी इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज अ गुड एक्सक्यूज, यानी तथ्य की भूल क्षम्य है। और दूसरा मैगजीम हो सकता है इग्नोरेंशिया ज्यूरिस नॉन एग्जीक्यूट, यानी इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज, यानी विधि की भूल क्षम्य नहीं है। तो सबसे पहले इन दोनों में अंतर करने की कोशिश करेंगे कि तथ्य की भूल और विधि की भूल में क्या अंतर है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड मिस्टेक ऑफ लॉ। तथ्य की भूल, यानी सबसे पहले फैक्ट को डिफाइन करेंगे। तथ्य और फैक्ट, इंग्लिश में इसको फैक्ट बोला जाता है, और फैक्ट की जो डेफिनेशन है वो आईपीसी में नहीं दी हुई है, ये इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में बताया हुआ है। और डेफिनेशन क्या है, ऐसी कोई भी वस्तु, वस्तुओं की अवस्था या वस्तुओं का संबंध जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो, यानी जिनको हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से बोधगम्य बना सकते हैं, वो सारी चीजें तथ्य की श्रेणी में जाती हैं। यानी ऐसी सभी वस्तुएं जिनको हम छू सकते हैं, यानी हमारे जो 5 सेंसेज हैं, पांचों ज्ञानेंद्रियों की बात कर रहे हैं, जैसे आंख हो गई, नाक हो गई, कान हो गई, जो हमारे 5 सेंसेज हैं वो जो है ज्ञानेंद्रियों की श्रेणी में आते हैं। और किसी भी वस्तु को यदि हम अपनी पांचों सेंसेज के माध्यम से बोधगम्य बना सकते हैं तो वो फैक्ट की कैटेगरी में आएगा। यानी जो भी चीज हम देख रहे हैं, जो भी चीज हम सुन रहे हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं, वो सब फैक्ट की कैटेगरी में आएगी।
और फैक्ट, ये फैक्ट कौन से माने जाएंगे? फिजिकल फैक्ट। और मेंटल फैक्ट भी होते हैं जो कि मनुष्य के अंदर होते हैं, जैसे किसी व्यक्ति का इंटेंशन, उसका नॉलेज, उसका गुडविल, उसका इलविल, ये सारी चीजें क्या है? मेंटल फैक्ट की कैटेगरी में आएंगी। और लॉ में किसी भी एडवोकेट को जब कोई कोर्ट में कोई केस होता है तो वहां पर जो है फिजिकल फैक्ट के साथ साथ मेंटल फैक्ट को भी कोर्ट को बताना पड़ता है, क्योंकि केवल फिजिकल फैक्ट से कोई मुकदमा जो है सॉल्व आउट नहीं हो सकता। आपने रिवॉल्वर कोर्ट में पेश कर दिया कि साहब इस रिवॉल्वर से मर्डर हुआ है, आपको बताना पड़ेगा कि जिसने शूट किया था उसका इंटेंशन था, उसका नेग्लिजेंस था, उसकी रैशनेस थी, तो मेंटल फैक्ट को भी साथ में लेके चलना पड़ता है। तो अगर तथ्य की भूल है, यानी अगर कोई व्यक्ति जो है तथ्य की भूल के अधीन काम कर रहा है, रस्सी को सांप समझ लिया, रात के अंधेरे में कोई व्यक्ति सड़क पर जा रहा है और वहां पर जो है कोई व्यक्ति इस तरीके से उसको लगता है कि वो शायद चोर है या कोई अपराधी है और वहां पर वो उसके खिलाफ जो है कोई कार्रवाई करता है, तो वो सब चीजें मिस्टेक ऑफ फैक्ट की कैटेगरी में जाती है। ऐसा प्रैक्टिकली लाइफ में कई बार होता है कि आप जो है रात में अगर 12-1 बजे अपने ही घर में छत से प्रवेश करेंगे तो जाहिर सी बात है कि जो नेबर होगा या कोई और व्यक्ति होगा वो शायद यही समझेगा कि कोई चोर है और वहां पर वो कोई एक्शन ले लेता है, तो वो एक मिस्टेक ऑफ फैक्ट माना जाएगा, तथ्य की भूल मानी जाएगी, क्योंकि अगर उसकी जगह कोई और व्यक्ति भी होता तो शायद वो भी वही करता। तो ये तो हो गई मिस्टेक ऑफ फैक्ट जो कि लॉ में एक्सक्यूजेबल। लेकिन अगर मिस्टेक ऑफ लॉ की बात करें, विधि की भूल की बात करें, विधि की भूल से मतलब क्या है कि अगर कोई व्यक्ति कोर्ट में ये दलील देता है कि मुझे उस विधि की जानकारी नहीं थी, तो वो विधि की भूल मानी जाएगी। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं एक उदाहरण यहां पर प्रस्तुत करता हूं कि जैसे अगर आप ट्रेन में भी सफर करते हैं, रेल में भी सफर करते हैं, तो ट्रेन में आप सफर करते हैं तो होता क्या है कि ट्रेन में आप पहले टिकट परचेस करते हैं, उसके बाद जो है आप ट्रेन में अंदर जाते हैं, और जबकि बस में जो है पहले आप बस में एंट्री ले लेते हैं और बाद में टिकट बनती है। तो नॉर्मली अगर कोई व्यक्ति पहली बार ट्रेन में सफर कर रहा है और उसको वही आइडिया है कि मैं जो है पहले ट्रेन में बैठ जाता हूं और हो सकता है कि बाद में टीटी आके टिकट बनाएगा, और उसी तर्ज पर वो ट्रेन में बैठ जाता है और टीटी आता है और उसके पास टिकट नहीं होता है और वो टीटी को ये बोलता है कि एक्चुअली मुझे नहीं पता था, मुझे रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं पता थे, मैं तो ये सोच रहा था कि जैसे बस में पहले हम लोग बैठ जाते हैं और बाद में टिकट बनता है उसी तरीके से ट्रेन में ऐसा होता हो। लेकिन ये उसको लॉ की जानकारी नहीं है, लेकिन इस आधार पर उस पर जो पेनल्टी बनती है उसको कोर्ट जो है क्षमा नहीं करेगा, क्योंकि देश का हर नागरिक विधि को जानने के लिए आबद्ध है। आप न्यायालय में यह दलील नहीं दे सकते कि मुझे संबंधित विधि की जानकारी नहीं थी, मुझे उस विधि का ज्ञान नहीं था। अगर आप देश के नागरिक हैं तो उस देश की विधि को जानने के लिए आप बाध्य हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि तथ्य की भूल और विधि की भूल में क्या अंतर। तो लॉ के अंतर्गत भी, आईपीसी के अंतर्गत भी तथ्य की भूल जो होगी उसको तो संरक्षण दिया गया है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट अगर कोई है तो उसको तो क्षमा प्रदान किया गया है, लेकिन अगर कोई मिस्टेक ऑफ लॉ है तो उसको क्षमा प्रदान नहीं किया गया। तो अब हम बात करेंगे सेक्शंस की। तो आईपीसी में इस संबंध में मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ के संबंध में जो सेक्शंस अप्लाई होते हैं वो सेक्शन 76 और सेक्शन 79। दोनों में क्या अंतर है? सेक्शन 76 और 79 की मैं बात कर लेता हूं। सेक्शन 76 दो तरीके से संरक्षण प्रदान करता है। एक तो उस व्यक्ति को संरक्षण देता है जो कि किसी कार्य को करने के लिए बाउंड बाय लॉ है, या फिर ऐसे व्यक्ति को संरक्षण देता है जो कि तथ्य की भूल के अधीन अपने आप को उस कार्य को करने के लिए बाउंड बाय लॉ समझ रहा है। यानी जनरल सी बात है कि अगर कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए बाउंड बाय लॉ है तो उसके लिए उसको लायबल नहीं माना जाना चाहिए। यदि कोई जल्लाद किसी व्यक्ति को फांसी पर लटकाता है तो जाहिर सी बात है कि जल्लाद की ड्यूटी है, वो कोर्ट की ड्यूटी का अनुसरण कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि जो भी वो कुछ कर रहा है वो जो है विधि के आदेश के अनुसरण में कर रहा है। यदि कोई कांस्टेबल एसपी के आदेश के अनुसरण में गोली चलाता है तो वहां पर उसके लिए उसको लायबल नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि वो जो कार्य कर रहा है वो अपने सुपीरियर ऑफिसर के आदेश के अनुसरण में कर रहा है। तो एक तो उन लोगों को संरक्षण दे दिया जो कि किसी कार्य को करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है, यानी बाउंड बाय लॉ है, और दूसरे उन लोगों को संरक्षण दिया गया है 76 में जो कि रियलिटी में विधि द्वारा आबद्ध नहीं है, लेकिन तथ्य की भूल के अधीन अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध समझ रहे हैं, यानी मिस्टेक ऑफ फैक्ट के अधीन वो ऐसा मानकर चल रहे हैं कि उस कार्य को करने के लिए वो विधि द्वारा आबद्ध। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे सकता हूं इस पर, ओरली में आपको बता देता हूं कि जैसे ए जो है वो बी को पकड़ने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है, लेकिन वो बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट सी को बी समझकर पकड़ लेता है। हो सकता है कि बी और सी का जो फेस है वो सिमिलर हो, आइडेंटिटी सिमिलर हो, और इसलिए वो बी को पकड़ने के लिए बाउंड बाय लॉ है, लेकिन वो सी को बी समझकर पकड़ लेता है। तो इन दैट केस वहां पर मिस्टेक ऑफ फैक्ट का बचाव उसको दिया जाएगा। तो 76 जब हम पढ़ते हैं तो दो चीज हमको याद रखनी है। क्या याद रखना है कि 76 धारा 76 ऐसे व्यक्ति को संरक्षण प्रदान करती है जो कि किसी कार्य को करने के लिए बाउंड बाय लॉ है, या फिर ऐसे व्यक्ति को संरक्षण प्रदान करती है जो कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट के अधीन अपने आप को उस कार्य को करने के लिए बाउंड बाय लॉ समझ रहा है। ये जो है 76 बताती है। और इसी के साथ सेक्शन 79 भी कोरिलेट हो जाता है। दोनों में बड़ा माइनर सा डिफरेंस है। सिमिलरिटी दोनों में क्या है? अगर सेक्शन 76 और 79 में सिमिलरिटी की बात करें तो दोनों ही धाराओं में मिस्टेक ऑफ फैक्ट को एक्सक्यूज माना गया है, लेकिन मिस्टेक ऑफ लॉ को जो है वहां पर एक्सक्यूज नहीं माना है। और डिफरेंस क्या है
कि सेक्शन 79 जो है वो ऐसे व्यक्ति को संरक्षण प्रदान करता है जो कि किसी कार्य को करने के लिए जस्टिफाइड बाय लॉ है, यानी विधि द्वारा न्याय अनुमत है, या तथ्य की भूल के अधीन अपने आप को उस कार्य को करने के लिए जस्टिफाइड बाय लॉ समझ रहा है। तो बेसिक डिफरेंस 76 और 79 में क्या हो गया? 76 में जस्टिफाइड बाय लॉ है, 76 में बाउंड बाय लॉ है और 79 में जस्टिफाइड बाय लॉ है। ये दोनों में बेसिक सा डिफरेंस है। तो 79 ऐसे व्यक्ति को संरक्षण प्रदान करता है जो कि जस्टिफाइड बाय लॉ है। जस्टिफाइड बाय लॉ यानी उस कार्य को करने के लिए विधि द्वारा न्याय अनुमत है, आबद्ध नहीं है, लेकिन वहां पर अगर उसकी जगह कोई दूसरा व्यक्ति होता तो वो भी वही कार्य करता। जैसे अगर 4 लोग मिलकर किसी व्यक्ति को वहां पर बिना किसी कारण के पीट रहे हैं, तो पुलिस ऑफिसर अगर ऐसा करता है, रोकता है उन लोगों को, तो वो तो बाउंड बाय लॉ है उन लोगों को रोकने के लिए। लेकिन वहां पर अगर कोई नॉर्मल पर्सन बीच में इंटरफेयर करता है तो वो जस्टिफाइड बाय लॉ है, क्योंकि देश के नागरिक होने के नाते कानून की सुरक्षा करना उसका भी कर्तव्य है। दूसरा इसका जो पहलू है वो क्या है कि तथ्य की भूल के अधीन अपने आप को विधि द्वारा न्याय अनुमत समझ रहा है नहीं। जैसे अगर कोई व्यक्ति रात के 12 बजे 1 बजे अपने ही घर में छत से प्रवेश कर रहा है और वहां पर अगर कोई पुलिस ऑफिसर खड़ा हुआ है और वो ये समझ रहा है कि ये चोर है, इस तरीके से वो घर में प्रवेश कर रहा है, जबकि जो व्यक्ति है वो एक्चुअल ओनर है उस घर का, लेकिन चाबी खो गई है और इस तरीके से वो प्रवेश कर रहा है, तो सामने वाला जो पुलिस ऑफिसर है वो जो है तथ्य की भूल के अधीन उसको चोर समझ रहा है और ऐसा करने से उसको रोकता है। तो 76 में संरक्षण प्रदान कर दिया जाएगा ऐसे पुलिस ऑफिसर को। लेकिन अगर कोई प्राइवेट पर्सन, उसका कोई नेबर है और वो इस तरीके से जो है वहां पर ऐसे व्यक्ति को देखता है और उसको रोकने की कोशिश करता है, तो वो 79 के सेकंड पार्ट में चला जाएगा, यानी वो तथ्य की भूल के अधीन अपने आप को उस व्यक्ति को रोकने के लिए विधि द्वारा न्याय अनुमत समझ रहा है। तो ये इन दोनों में बेसिक सा डिफरेंस है, 76 और 79 में ये जो है थोड़ा सा बेसिक सा डिफरेंस है। इसके अलावा भूल जो है वो सद्भाव पूर्वक होनी चाहिए, यानी जो संरक्षण की मांग कर रहा है, जो प्रोटेक्शन मांग रहा है, वो गुड फेथ में होना चाहिए। अगर वो गुड फेथ में नहीं है तो वहां पर सीधी द्वारा संरक्षण नहीं मिलेगा। प्रैक्टिकली क्या होता है, मैं थोड़ा सा इसको अब इलेबोरेट करने की कोशिश करता हूं प्रैक्टिकली, कि कोई भी केस जब कोर्ट में जाता है तो प्रोसिक्यूशन का काम होता है कि वहां पर अभियुक्त को दोष सिद्ध करे, यानी वो एविडेंस देता है कि जिससे कि अभियुक्त की दोष सिद्धि हो जाए। और जब एक बार बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, युक्तियुक्त संदेह से परे सबूत कोर्ट में पेश कर दिए जाते हैं जो कि अभियुक्त को दोष सिद्ध ठहराने के लिए पर्याप्त हैं, तत्पश्चात फिर जो है अभियुक्त की बारी आती है, यानी बचाव पक्ष की बारी आती है, और उसका वहां पर दायित्व ये होता है कि ऐसे सबूत कोर्ट में पेश किए जाएं जिससे कि अपने आप को उस अपराध से बाहर निकाला जा सके। एविडेंस की धारा 105 इसी बात को कहती है कि वहां पर अगर कोई मामला अपवादों के अंतर्गत आता है तो ऐसे अपवादों को साबित करने का भार भी उसी व्यक्ति पर है। तो जब एक बार, जैसे फॉर एग्जांपल मर्डर केस है और मर्डर केस में ए जो है बी का मर्डर करने के लिए अधिरोपित, तो प्रोसिक्यूशन सारी चीजें कोर्ट में पेश कर देता है, तो बाद में ए इस बात को साबित कर सकता है कि उसने इंटेंशनली बी को गोली नहीं चलाई, बाय मिस्टेक ऐसा हो गया, या कोई और इस तरीके की चीज 76 और 79 की परिधि में जो जा रही है वो इस चीज को बता सकता है। और फिर ये कोर्ट के विवेक पर निर्भर करता है कि क्या वो उन अपवादों का सहारा ले सकता है या नहीं लेता है। तो प्राइमा फेसी तो अगर कोई व्यक्ति भूल से भी कोई कार्य करता है, सद्भाव पूर्वक भूल की गई है, उसके द्वारा तथ्य की भूल की गई है, लेकिन आप ऐसा ना, ये तो चीजें कोर्ट में साबित होंगी। पहले तो एफआईआर हो जाएगा, अगर कॉग्निटिबल ऑफेंस है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन होगा, सारी चीजें कोर्ट में जाएंगी, तत्पश्चात आप बचावों की मांग कर सकते हैं। ये काम कोर्ट के सामने, आप ऐसा ना समझे कि वहां पर वो चीज प्राइमा फेसी ही आपके फेवर में आ जाएंगी, ये चीजें कोर्ट में ही साबित की जा सकेगी। तो इस प्रकार जो है आईपीसी में यूनिट 1 में मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ पर एक क्वेश्चन लगभग बनता है। कंपटीशन जुडिशरी एपीयू में भी एक क्वेश्चन आता है यहां से, तो आप लोग इस टॉपिक को तैयार कर सकते हैं। उसके अलावा 76 to 106 में और भी कई इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस हैं जिनको मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करूंगा। थैंक यू सो मच।